हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं टॉपर्स व्यू। अल्लामा इकबाल की दो पंक्तियां हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन्हीं पंक्तियों को साकार किया है हमारे आज के मेहमान, हमारे आज के अतिथि बजरंग प्रसाद जी ने। बजरंग प्रसाद जी का अभी हाल ही में चयन हुआ है आईपीएस के पद पर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। 454वीं रैंक इनको मिली है और इसके साथ ही आईपीएस ये बन चुके हैं और इनका यह तीसरा प्रयास था। और मजे की बात यह है कि हिंदी माध्यम से हैं। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उस भाषा में कोई सेलेक्ट होता है तो एक अलग खुशी तो होती ही है। तो कैसा रहा सफर? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। और यह सफलता अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी जो हमारे प्रथम गुरु रहे, और माताजी सहित सभी गुरुजनों को समर्पित करता हूँ। और यह सफ़र बहुत ही शानदार रहा। एक बार आप विद्यार्थियों को अपना परिचय अपने से दें तो और अच्छा लगेगा। जी, मेरा नाम बजरंग प्रसाद है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के एक छोटे से गांव धोबहट से संबंध रखता हूं। और प्राथमिक शिक्षा 8वीं तक की गांव के ही नज़दीक टैलेंट कलेक्शन हाई स्कूल पे हुई और बाद में हमने 10वीं तक लिटिल फ्लावर और बराहमीर ज़िले में, और अपना स्नातक 2019 में केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से बीएससी मैथमेटिक्स में किया। उसके बाद से हम यूपीएससी की दुनिया में आए और यह तीसरा प्रयास रहा और सौभाग्य से हमें यह हासिल हुआ है। कुछ सवाल है हमारे, कुछ हमारे पर्सनल सवाल हैं आपके निजी जीवन से जुड़े हुए, कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं जो जानना चाहते हैं किस तरह से आपने तैयारी की। एक एक करके हम सवाल से रूबरू होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब रिजल्ट आया तो आपको किसने बताया कि रिजल्ट में आपका क्या पोजीशन रहा, क्या रैंक रही? जाहिर सी बात है कि ये जब रिजल्ट आने वाले होते हैं और ख़ास करके फाइनल रिजल्ट, तो सबकी उम्मीदें आसमान पे होती ही है। तो घर वाले भी देख रहे थे और मैं उस समय इलाहाबाद की, हम कहें कि पावन भूमि, क्रांतिकारी भूमि, आज़ाद पार्क में उन्हीं को नमस्कार करके उसी पार्क में मैं बैठा था रिजल्ट के इंतज़ार में। रिजल्ट के इंतजार में कुछ दोस्तों के साथ में। और शायद एक खूबसूरत बात है कि मैं समझता हूँ कि मैं पहली बार कि या तो मैं आसानवित था या क्या था कि रिजल्ट का इंतजार 2-4-10 दोस्तों के साथ में कर रहा था, जिसका कुछ भी नहीं पता है कि वो हमारे पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। तो मैं शांत होकर कर रहा था तो पता चला 1:30 बजे तक आएगा, फिर अचानक न्यूज आई इवनिंग में आएगा। पूरा मैं रिलैक्स हो गया। हम कहा कि चलो तो शाम को। तब तक एक दोस्त आया, वो कह रहा कि भैया PDF आई है। अच्छा, उसकी भी हिम्मत नहीं कि रिजल्ट चेक कर ले। तो मैं एकदम निर्दयतापूर्ण तरीके से अपना नाम ही डाला, चूँकि बजरंग नाम पिछले 7-8 साल से कोई कैंडिडेट है ही नहीं यूपीएससी में। तो ये था कि ये नाम डालेंगे तो अगर होगा तो मैं ही मिलूंगा। केवल 3 ही अक्षर BAJ बस इसे, और जो डाला तो देखा कि हाँ आ गया। फिर तो कुछ समझ ही नहीं आया किस सुनने में हम लोग खो गए कुछ देर के लिए। कैसा माहौल था उस वक्त? माहौल तो पिछले कुछ वर्षों से कुछ रिजल्ट आ रहे हैं सकारात्मक। उस समय खुशी में माहौल यही रहा था कि हम लोग पूरी तरीके से खुश थे, लेकिन रो रहे थे काफ़ी देर तक। अच्छा, खुशी से रो रहे थे क्योंकि उस सफलता को हम समर्पित कर रहे थे कि जो पहला व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास किया था कि ये लड़का ज़रूर कुछ बन सकता है, वो हमारे स्वर्गीय पिताजी। तो उनके सपना साकार होते हुए पहली बार मुझे खुशी की अनुभूति हुई थी। ये क्या आपकी सफलता के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं अभी हाल ही में कि एक बहुत सारी चुनौती लगातार तैयारी के समय से ही आपके साथ आती रही, क्या थी और उसमें क्या चीज़ें रहीं आपके सामने चुनौती? सबसे बड़ी चुनौती तो हम कहें तो ग्रामीण अंचल के बच्चों की यही है कि वो सोच नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा ऑफिसर कि हम लोग कैसे बन सकते हैं। कोई भी मानते हैं कि ये सर्विस कुछ बड़े लोगों के लिए ही है। तो उस परिवेश में यह सोचना चुनौतीपूर्ण, लेकिन प्रेरक व्यक्तित्व ने और उन परिस्थितियों ने हमको सिखाया कि हाँ, साकार हो सकता है। तो बहुत, हम कहें कि हमारे एक फूफा जी थे फैजाबाद के, वो आते थे, वो कहते थे कि ये बेटा तुम ये बनोगे। वो बहुत पहले सिखाते थे हमसे। श्री रामदास यादव नाम था उनका। तो फिर हमारे पिताजी, तो सफ़र शुरू हुआ बचपन से ही। मतलब मन बचपन से बना लिया था, इतने लोगों ने कह दिया था। हाँ, चूँकि हम सबका बाढ़ग्रस्त इलाका, आपके पेंशन से लेके कृषि ऋण तक का और हर एक रोज़मर्रा की चीज़ों से जूझना जुड़ना, तो हमारे बालकाल में ही यह इच्छा जगती थी कि मैं हमेशा अपने पिताजी से पूछता था कि ये कौन करता है, ये कौन करता है। तो बार बार कहते थे कि ये डीएम कप्तान है, बड़े बड़े साहब लोग हैं, ये लोग करते हैं। वो हमेशा चर्चा करते थे कि आज वहाँ गए थे, उधर गाड़ी उनकी गई थी। तो कहता था ये लोग कहाँ बनते हैं, तो कहते थे इलाहाबाद में
क्योंकि इलाहाबाद का अभी वही रुतबा था सांस्कृतिक केंद्र, ना कि वो बहुत बड़ा शैक्षणिक केंद्र भी था भारतवर्ष का। तो मन तो बन ही चुका था बहुत पहले ही कि चलेंगे इस सफ़र में ज़रूर। मतलब पिताजी की वजह से मन बना कि उन्होंने जिस तरह से बातें हाँ, बताते थे। बताते थे उनकी वह सामाजिक सरोकारिता कि समाज में उनका जुड़े रहना, लोगों के मदद करना। कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का जो दायित्व है वह इससे संदर्भित होता है कि स्वयं से दूर हटकर परे के लिए वह कितना सोचता है। पशु ही होता है जो स्वयं के भूख की केवल ध्यान रखता है, लेकिन मानव का यह दायित्व है कि अपने से पहले दूसरे का भी ख्याल रखे। आप सोच नहीं सकते कि आज से 10 साल पहले तभी भी सब मानते हैं कि फीस तो कम से कम 200-300 रुपया महीने रही होगी। आज मैं हो गया हूँ तो बहुत लोग सोचेंगे बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन जो हमारा विद्यालय था, हमारे गांव के ही थे श्री नरसिंह यादव जी, शिक्षक, उन्हीं का विद्यालय था। और सौभाग्य से उस विद्यालय की नींव जिस साल रखी गई, हम लोग पहले स्टूडेंट थे, उसी साल एडमिशन लेने वाले LKG में। और 15-20 रुपये फीस से शुरुआत हुई थी, 8वीं पास किए, 35-40 रुपये महीने फीस थी 2012 तक। एक सामान्य स्कूल से पढ़े, वो भी हिंदी मीडियम से, और उसके बाद आज यहाँ बैठे भी हुए हैं। हाँ, तो वो खूबसूरत एहसास कि ये बच्चों को नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ें किसी के लिए एकदम पेटेंट हैं, यू कांट इमेजिन कि आप सोचो ना, अरे काहे नहीं सोचो। तो उसके बाद में 9वीं 10वीं लिटिल फ्लावर पे हुई, वहाँ फीस ठीक ठाक थी। तो फिर 11वीं 12वीं उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी जो 30-35 किलोमीटर दूर है बस्ती से हुआ। हम्म। हमारे पिताजी हमें सहयोग करते गए हमेशा। मैं कहा कि यहाँ तो यहाँ वो एडमिशन कराते कैसे भी। उस दौर में फीस भरना, जहाँ पर नियमित इनकम कुछ नहीं है परिवार के लिए, तो मेरी माता जी जो गृहिणी से शुरू से ही कृषक ही रही, गृहिणी कभी रही ही नहीं। हमारे गांव की भी माताएं सब लोग देखती थी कि ये कितना मेहनत, रात दिन मेहनत। आज 45 वर्ष की आयु में ही वो लगता है कि कितनी सारी मेहनतों को झेली हैं। और कृषि करना, जानवरों को देखना, दूध निकालना, उस दूध का खोया चलाना, बेचना, वह फीस हमारी भरती रही 4 साल तक। हम भी उनकी ईमानदारी पे हमेशा ही भरोसा करते रहे, अपना जो दायित्व था वह निर्वहन करते रहे। और 12वीं तक हम अपने क्लास में भी अव्वल रहे। और लोगों का, न केवल घर का, और लोगों का विश्वास भी बन चुका था कि यह ज़रूर कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि उसके पीछे ताकत जो थी वो नैतिक श्रम की ताकत थी। तो फिर उसी परिवेश में हम 12वीं की शिक्षा पूर्ण किए और अपनी कर्मभूमि इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PCM में हमारा स्नातक हुआ। वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ मैं सेकेंड ईयर से थोड़ा फोकस करने लगा था। पहले रुचि थी जाग्राफी ऑप्शनल की, तो जाग्राफी में पढ़ चुका था। पहले रुचि थी, अच्छा इससे भी पहले मैं मैथ लेना चाहता था क्योंकि मेरी BSc थी। फिर पता चला कि 18-19 में ये व्यवस्था नहीं थी कि आप GS हिंदी में लिखें और ऑप्शनल इंग्लिश में लिखें, क्योंकि आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। तो हम कहे ये तो गए हो काम से। तो उसके बाद में आया ज्योग्राफी। तो फिर ज्योग्राफी पढ़ा। फिर धीरे धीरे पता चला कि ज्योग्राफी में इंग्लिश वाले बच्चों की सफलता ज़्यादा है, हिंदी में बहुत कम, चूँकि उसके टर्म बड़े ही टेक्निकल टर्म होते हैं। उनके लिए आप ज्योग्राफी के जनरल पढ़ो, अंतर्राष्ट्रीय तो कहाँ सुलभ है, वो भी विचार उठा। अच्छा, यह विचार चलते चलते मेरा 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला था। 2 मई 2019 लास्ट डे इन इलाहाबाद। संगम में स्नान करने गया। बहुत ही पावन धरती, प्रयागराज की धरती की महिमा तो सब जानते हैं कि जहाँ माना जाता प्रयाग, जहाँ पहली बार एक हुआ उस पृथ्वी का उद्भव हुआ मानव जाति आई। वहाँ कितने ऋषि मुनि क्रांतिकारियों की धरती रही है, उसका वर्णन तो को कह सकें प्रयाग प्रभाव। तो मैं गया, नमस्ते किया, हनुमान जी महाराज से लेट, वहाँ बहुत यूनिक है कि वहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं प्रयागराज में। उनको नमस्कार किया और गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान किया, उसी पानी में ही नमस्कार किया। कहा कि अब चल रहा हूँ एक अलग सफ़र में दिल्ली, और जो कुछ होऊंगा पहली बार मैं यहीं आऊँगा। क्या ये चुनौतियां क्या रही पूरी तैयारी में? शुरुआत से मैंने सुना काफ़ी विषम परिस्थितियां निर्मित होती गई। जी, तो उसमें रियल चुनौती शुरू हुई यही कि इलाहाबाद से शुरू हुआ। भगवान से तो मांग लिया कि जो मिलेगा यहीं आऊँगा, लेकिन शायद ये मैं मांगना भूल गया कि कुछ परेशानी मत देना। तो खुद ही सोचे कि ये तुम नहीं मांगे, लेकिन तुमको इतनी मैं चुनौती दूंगा कि महसूस करोगे। जितनी भी बड़ी चुनौतियां भारतवर्ष में, उन चुनौतियों को लड़ा जा सकता है एक शैक्षिक जागरूक नागरिक बन के, और समाज को वही इंस्पिरेशन देना हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा। क्योंकि मैंने आज तक किसी का नुकसान करने का कभी भी सोचा नहीं। अगर कुछ हो सका तो मैं सहायता ही किया। तो एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करूं तो इलाहाबाद में जा रहा था, प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रहा था, ऐसे कुछ घटना आया ना, तो
रेलवे क्रॉसिंग को प्रयाग क्रॉस कर, तो एक ठेला वाला सरिया लोड किया था, तो अपने वो कंधे पे देखे से खींच रहा था, तो वो चढ़ान पे था। तो मैं देखा, मैं तुरंत ही अरे रे रे रे, मैं अपनी साइकिल तुरंत फेंक दिया उधर की, गिर गई, और उसका धक्का देके पूरा पार कराया। तो बाद में बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। और बगल से बहुत आदमी गुजर रहे थे, मैं भी सोचा, और मैं कोई बड़ा काम वहाँ नहीं किया था वास्तव में, मैं एक नागरिक के दायित्व का निर्वहन किया था। एक इंसान हो हाँ, इंसान हो करके वास्तव में यही एक एथिक्स है। एथिक्स पढ़ी नहीं जाती है, वो प्रैक्टिकली की जाती है, जी जाती है। तो मैं धक्का तो बहुत खुश हुआ, कहा बेटा बहुत आगे जाओगे। सुबह से मैं दिल्ली पहुंचा, फिर इधर एक कोचिंग ज्वाइन किया। अच्छा, इस दौर में मैं बातचीत किसी से होती ही नहीं, तो फिर मैं खुद ही, और कोविड के टाइम में ऐसा भयावह स्थिति था कि सभी लोग परिचित हैं। उस समय स्थितियाँ क्या थी दिल्ली की। मैं था 6th फ्लोर पे, मेरे मकान मालिक 1st फ्लोर पे, और बीच में 5 फ्लोर खाली। और तैयारी की चुनौतियों में एक चुनौती ये कोरोना भी रही इस कोरोना बार। भी चुनौती रहेगी। अब आप ये सीमित हो गए आप, लेकिन टेक्निकल, अब फिर हमारी क्लासेस ऑनलाइन होनी शुरू हुई, लेकिन टाइम नहीं मिला, प्री था, फिर प्री पोस्टपोन्ड हुआ 4 अक्टूबर। और उस दौरान में जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन की घटित हुई, 9 अगस्त 2020 की हमारे पिताजी की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। और वह, मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रही कि इस सफ़र को मैं कहाँ तक चल पाऊँगा। चुनौती से ज़्यादा यह हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप हुई कि मेरा मकसद शुरू हुआ था स्वयं स्वार्थ के लिए नहीं, मेरा मकसद ये शुरू हुआ था एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। हमारा मकसद शुरू हुआ था कि कितना ज़्यादा मैं लोगों के, बच्चों का प्रेरणा स्रोत बनूँ, जनता की समस्याओं को सॉल्व और कर आपके सकूँ। प्रेरणा आपके पिताजी ही थे जिन्होंने ये प्रेरणा दी थी। और पिताजी ही प्रेरणा दिए थे, तो था कि उनके सपनों को साकार करना, कि वह दीपक ना बुझने पाए। तो इस स्थितियों में मेरी माताजी, जिसके सामने उनके पति की लाश पड़ी हो, उन्होंने खुद कहा, बेटा अब तुम आगे बढ़ाओ इस चुनौती को, और संघर्ष करो। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां जो थी कि जब विघ्न सामने आते हैं सोचते से हमें जगाते हैं, मन को झंझोरते हैं पल पल, तन को झकोरते हैं पन पल। तो ऐसी स्थिति में आकाश ही आपका सबसे बड़ा सहारा होता है, कंकड़ पत्थर ही आपकी सेज हुआ करते हैं। तो है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। तो मैं फिर खड़ा हुआ कि मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, और जितने ही बड़े लोगों ने इतिहास रचा है, बहुत कुछ बलिदान किया है, उस समय बड़े बड़े लोगों के आदर्श ही हमारे प्रेरणा स्रोत बने। चाहे अर्जुन की तपस्या हो निष्काम कर्मियों की, चाहे अम्बेडकर जी की हो, जिनको क्लास से मार के बार बार निकाल दिया गया है, सटने नहीं दिया गया है, तब भी वो आदमी जो बाहर रह के पढ़ाई करने के तीन चार चार बेटों की मृत्यु हो जा रही है दवा पानी बिना, तब भी वो किस लिए लगे हैं? क्योंकि उनका मकसद था सामाजिक दायित्व का निर्वहन। आप अगर मानव हैं, आप अगर जिंदा हैं, तो जिंदा होते दिखें। और उस स्थिति में भी एक बड़ी चुनौती रही कि मैं घर भी, कौन नहीं सोचता मैं सबसे बड़ा बेटा था, कि देख ना सका तो अपने एक सामाजिक कर्म का निर्वहन करूं, वो भी मैसर नहीं हुआ। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी थी सामाजिक सुरक्षा, असुरक्षा परिवार की, कि मेरा, उनका सपना तो सपना ही रह जाएगा, हम ही असुरक्षित हो सकते हैं उस प्रक्रिया में फंस करके। तो लोगों ने हमको रास्ते से ही वापस कर दिया। आपने कर्मकांड की जगह कर्म को फिर तरजीह दी। हम इन कर्मकांडों की जगह अपने कर्म को ही प्राथमिकता दिए, और यही मन में रहा, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयोग करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। फिर हम नहीं गए, उन लोगों ने भी हमें रोका। यात्रा शुरू हुई, शुरुआत के पहले ही चुनौती आई, और वास्तव में परीक्षा थी ही। आप टकरा के घूमते, सब कुछ खत्म, तब सीधा पता चलता था कि इसका निजी का ही स्वार्थ था, ये खुद के लिए ही बनना चाहता था। मतलब ये हो जाता तो अपने पिताजी को ही मजबूत करता, वो नहीं रहे इसके लिए बनना ही नहीं चाहता, लेकिन वो दायित्व नहीं था। उनको तो न्याय हमारी न्यायपालिका देगी ही,
लेकिन अन्य बच्चों के साथ में ना हो, अन्य बच्चे समय से पहले अनाथ ना हो, अन्य माएँ विधवाएँ ना हो, उसके लिए ज़रूरी था कि अगर कुछ भी मैं बचा सकूँ 10-50 को भी, तो बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता होगी। तो प्रीलिम्स हुआ, सौभाग्य से 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स था, दे के निकला तो ईश्वर की जैसे अनुभूति हो रही है कि हाँ निकल गया फ्री। मैं घर बताया, घर लोग खुश भी हुए, क्योंकि उस बुझे हुए चिराग में आशा की एक लौ प्रज्वलित हुई। आप कितने वर्ष के थे उस वक्त? 21 साल का मैं था। मतलब ये पहला ही अटेम्प्ट, और पहला शुरुआत अटेम्प्ट, भी इसी उम्र उम्र से भी होती? इसी से शुरू होती, 21 से ही पहली बार ही इस रणभूमि में उतरा, और पहली भी रणभूमि में देखना पड़ा। तो फिल्म्स हुआ, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हाई हुआ, हमारा नहीं, हमारे साथ साथ हमारे चाहने वालों का भी, शुभचिंतकों का भी, कि ऐसी स्थिति में जेला यहाँ तक पहुँचा, कुछ तो बेहतर करेगा ही। भावनात्मक इच्छाएं भी लोगों से जुड़ जाती है, हाँ। और उसकी नकारात्मक चीज़ होती है कि आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट भी सेट होने लगता है, गलत सोचने लगता है। अन्य लोग जो हैं, ये हो रहा है, हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे मन में कुछ नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा, तो तुलसीदास जी कहे ही हैं। तो मैं फिर 4 अक्टूबर के बाद 22 को, शायद 24 तारीख को रिजल्ट आया था, मैं इसकी तैयारी में जुटा। अच्छा, पहली बात होता कि पहली बार आप वो भी हिंदी मीडियम से अगर फिल्म्स निकाल रहे हैं, तो आपके सबसे बड़ा रहा था कि पहले देखें तो प्री का रिजल्ट कैसा होता है। तो उस आप 18-19 दिन कुछ नहीं पढ़ते हैं वास्तव में अगर देखें तो। मैं भी अच्छा आए रिजल्ट, तब आप सोचिए कितनी खुशी, वो भी ऐसी स्थिति में सब कुछ, अभी चक्कर में मेरा 10 दिन और गया महीना भर निकल गया। महीना भर निकल गया, ऐसी चक्कर में सबको बताने बचा टाइम 2 महीने। 8 जनवरी से 2021 से हमारा मेंस था, लेकिन 2 महीने में ऑप्शनल मेरा नहीं तैयार था, तो नोट्स में मार्केट से लिया, विकास सर तो उसको लिखे ही हैं। ऑप्शनल क्या था? हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, तो नोट्स मार्केट में अवेलेबल थे, विकास सर का हमने मंगाया, जो कि वो सबसे हम कहें कि कॉन्साइज तरीका था और सबसे इफेक्टिव तरीका था कि उतनी कम समय में कितना आप स्पीड पकड़ोगे। तो उनको बनाया, फिर नोट्स से मैं नोट्स सेट किया। मुझे समझिए 2 महीने बचे थे, 1-1.5 महीने केवल नोट्स बनाने में लग गए, कंटिन्यू रिवीजन। फर्स्ट पेपर का मैं 35 पेज में नोट्स क्रिएट कर दिया था कि इसी से लिख दूंगा पूरा पेपर, पूरा पहला पेपर, पूरा पहला 250 पेपर। अंक जो पूरे हाँ, के पूरे हैं, 35 पेज में 35 पेज में तैयार। सब कंक्लूड कर दिया कि यही शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मतलब विद्यार्थियों को ये सलाह आप देंगे कि शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाने चाहिए? हाँ, तो वो मैं, हालांकि है मेरे पास, मैं उसको बाद में शेयर भी करूंगा कि मुख्य मुख्य बातें उसकी जो जरूरी हैं। जैसे कुछ चीज़ में फार्मूला से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो फार्मूला ही रख लो, बड़े बड़े ताले खुल जाएंगे। तो तैयार किया, उसी को रिवाइज। तो इस दौरान हमें कम टाइम मिला जीएस देखने के लिए, और एथिक्स तो मैं पढ़ा भी नहीं था कोचिंग से बाधित, तो पढ़ा भी नहीं था, मैं पढ़ा भी नहीं उस अटेम्प्ट में, कहीं नहीं, टाइम कहाँ मेरे पास। तो मैं कहा खुद ही मैं आधा एथिक्स हूँ, अगर मैं पेपर कर लिया गया तो उसमें झंडा गाड़ दूँगा। अच्छा, एक और बात कि यूपीएससी को मैं सेकंड गॉड मानता था हमेशा, कि एकमात्र संस्था है जिसके ऊपर मैं भगवान के बाद दूसरे नंबर विश्वास करता था, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो क्षमता होगी तो ज़रूर हमको ये ले लेगी। अगर मैं नहीं सिलेक्ट होऊंगा, मैं जानूंगा हमारे में कुछ कमी है, क्योंकि इसको मैं अनबायस्ड मानता था कि फुल्ली फेयर है, क्योंकि इसमें मुझे पता भी चलता कि बहुत गरीब गरीब बच्चे हुए हैं। मैं जिक्र करूं तो मैं एक लोगों का वीडियो देखा था, उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक वरुण बर्नवाल सर थे, महाराष्ट्र के आईएएस हुए थे, ऐसी स्थितियों में थे, 10वीं में उनके पिताजी गुजर गए थे। तो मैं प्रेरित बहुत हुआ था। तो फिर बहुत लोगों की सुन करके कहानियाँ लगा था कि कोई भी हो, उसमें नहीं मायने रखता कि बड़े कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लड़के हों या एक गरीब किसान के लड़के हों, सबको अवसर समान देगी। और मैं कभी भी हिंदी इंग्लिश मीडियम को चुनौती नहीं माना। मैं कहा कि शब्द से लिखूंगा तो मीडियम का क्या मतलब, हम तो बड़ी अच्छी बात अगर सरल शब्दों में कहें तो वो तो और खुश होना चाहिए उनको। सही बात। तो और फिर मैं जिन चीज़ों को समझ रहा हूँ तो मुझसे ज़्यादा समझता, मुझे तो गांव में मैं रहा इतने दिन, शहरों में रहने का 3-4 साल सौभाग्य रहा, तो सामाजिक मुद्दों पे तो मैं समझ ही गया हूँ क्या क्या दिक्कत है। इकोनॉमिक्स, जो अन्य आर्थिक मुद्दे हैं, इस पर तो हम पढ़ ही रहे हैं, राष्ट्र को देख ही रहे हैं। तो और यूपीएससी के सिलेबस में डिफाइंड है कि यह एक सुशिक्षित नागरिक की जानकारी का केवल परीक्षण करना है, ना कि आपको विशेषज्ञ चाहिए। तो मैं, हालांकि हमारा मेंस नहीं हुआ, उस दौर में मेरा यही था कि मैं कैसे पेपर कंक्लूड करूं। लोग कहते थे कि विकास सर भी कहते थे कि अगर आप
सामान्य तरीके से पेपर कंप्लीट कर ले गए तो हो जाएगा। तो मेरे अंदर प्रथम प्राथमिकता यही आ गई, पेपर कंप्लीट करना है, और ये कहीं ना कहीं हो रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है तब कंप्लीट करना है। इस चक्कर में लगता है 200 नंबर गलत हो गए, जहाँ 2 नंबर मायने रखते थे। 200 नंबर के क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है कि क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का, अब मैं नॉर्थ ईस्ट का लिख रहा हूँ उत्तर। सवाल नहीं पढ़े? सवाल नहीं पढ़ा, रिजल्ट आया, जाहिर सी बात है दुख हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन जब मार्क्स देखे तो खुशी भी हुई, और लगा भी कि अगर मैं क्वेश्चन सही किया होता तो पहले अटैम्प्ट में हो सके एक सीढ़ी और ऊपर गया होता इंटरव्यू की। तो 27 नंबर से नहीं हुआ, और नंबर मेरे आए जीएस में 60, 70, 80, 90, जो कि एक्सेप्शनल इस मायने में थे कि ये लड़का, ये नहीं है कि तैयारी गड़बड़ है, लड़के में है कि किसी किसी में ब्लंडर मिस्टेक किया। लेकिन नंबर में अगर आते हैं नंबर तो ऐसे आते हैं कि सब में 70, 72, 70, 72 हो, लेकिन 60 से लेकर 90 तक लाई करा, यानी कुछ में अच्छा है, कुछ जगह तो एनालाइज किया, गलती वही निकली। ऐसे में सुधार होने की काफी संभावना है। संभावनाएं थी, तो यही था सुधार में कि क्वेश्चन सही कर दोगे तो, यानी समझिए मैं सही से पेपर नहीं लिख पाया था। दूसरे प्रयास में फिर क्या हुआ? दूसरे प्रयास में था 30 मई के आसपास शायद डेट थी, फिर सेकंड वेव आई कोविड की, पोस्टपोन्ड 10 अक्टूबर 2021। अब आप समझ ही सकते हैं कि पहली बार जो मेंस लिखा हो सोचेगा फिर कुछ नहीं है, फिर मेंस दो पे हो जाएगा, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गया, हाई कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हम कहें। भगवान भी सुन रहे थे कि हाँ आओ, 1.5 नंबर से नहीं हुआ। और उस समय कमियाँ रही कि मैं क्वेश्चन सही से, फिर वही गलती, मेंस वाली गलती प्रीलिम्स में हो गई, और थोड़ा दिमाग भी डिस्टर्ब हो रहा था, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, तो 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिया, 2-3 टिक लगाया हुआ दूसरा घेर दिया, और 1.5 नंबर से नहीं हुआ, जबकि एक ही क्वेश्चन की जरूरत थी। पूरा सपना, फिर तो मेंस के लिए वक्त ही नहीं आया, मतलब वो समय ही नहीं आया मेंस का। मिला। फिर जब टाइम था पता चला 5 जून के पेपर, हम कहे चलो 6 महीना टाइम है, फिर लगते हैं। फिर आप तीसरे अटेम्प्ट पे आ गए। तीसरे अटेम्प्ट की दुनिया शुरू हुई, जो मैं समझा कि मैं केवल यही सोचा, फिर मैं पूर्ण रूप से आ गया था कि कर्म करना ही हमारा अधिकार है, फल चिंता बेकार है, ईश्वर फल की चिंता वही करें, क्योंकि वो अगर संकट दिया है तो समाधान भी वो देखेगा। हम काहे सोचे कि ऐसा ऐसा होगा, सोचने तो हमारा काम है करना। फिर विवेकानंद जी की बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए। वो कहते हैं कि जले निमज्जिता प्राणा, अगर हिंदी में कहें तो कहते हैं कि व्यक्ति को इस तरीके से मेहनत करना चाहिए किसी भी संकल्प के लिए कि जैसे जल में, अगर कोई व्यक्ति को आप जल में डुबा दें तो जिस तरीके से वह सांस की, वायु की एक ड्रॉप के लिए जितना संघर्ष, जितनी छटपटाहट होती है कि एक अगर कण मिल जाता तो मैं जिंदा हो जाता, अगर इस तरीके की आप मेहनत करेंगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। तो फिर लगा रखा हौसला कर फैसला, बहुत सॉलिड उदाहरण था ये। तुझे वक्त बदलना है। तो वही कहते हैं ना कि मोटिवेशन आपको दूसरा कोई नहीं देगा। बहुत बच्चे होते हैं कि अरे सर मोटिवेट कर रहे हैं, हम क्या करें, हमारे लिए तैयारी करने तुम आए हो। तुम्हारे अंदर खुद ही मोटिवेशन की आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं आग तुम्हारे सीने में हो या मेरे सीने में हो, कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। तो खुद ही जलाओ अपने आप को। तो फिर लगा चलो थोड़ा दिन तो और। उस दौरान में हमारे पास एक और जिम्मेदारी थी कि अपने परिवार को मोटिवेट रखना, घर के बड़े बेटे होने के नाते, और ऊपर से हमारे गार्जियन न रहने के कारण। और सौभाग्य से उसी साल हमारे गांव के लोगों ने बहुत ही ईमानदारी से अपना दायित्व निर्वहन करते हुए हमारी माताजी को ग्राम प्रधान भी बना दिया था। अरे वाह! उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद इसलिए दिया था और देता भी हूँ कि उस शांत यहाँ खत्म से माहौल में एक बार फिर सामाजिक जिम्मेदारी हमारी माताजी को दे दिया था, और जिम्मेदारी ने हमको फिर और मजबूत कर दिया था कि चलते रहो, और चुनौतियां तो जिंदगी का हिस्सा हैं। फिर ये क्या हुआ तीसरे अटेम्प्ट फिर में? यात्रा शुरू हुई, तीसरा अटेम्प्ट 5 जून 2022। एकदम फ्री माइंड से गया, पिछली वाली गलतियां इस बार बस यही काम था कि रिजल्ट कुछ भी आएगा सही होनी चाहिए, गलती ना हो बस। प्रैक्टिस की थी प्रीलिम्स की इस बार? प्रीलिम्स के लिए मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। अच्छा 21 में नहीं कर पाया था, 22 में कर लिया था। तो उसका फ़ायदा मिला? उसका फ़ायदा मिला, तो ऑनलाइन ही था, कोचिंग का वैसे ज्वाइन किया। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या कोई भी हो चल जाएगा? हाँ चल जाएगा आराम से। आपको चूंकि एनालाइज करना है, तो वो टेस्ट सीरीज पहले नंबर आपकी गलती को मिनिमाइज करेंगे, दूसरा आपको कंटेंट और मजबूत करेंगे। कब से शुरू कर देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज? जाहिर सी बात है कि
तैयारी तो 1 साल टाइम चाहिए ही चाहिए। और अब 6 महीने बाद, 6 महीने पहले ही प्रीलिम्स के जरूर शुरू कर दें, जरूर। जिनके पास कोई गाइडेंस विशिष्ट रूप से ना हो। तो फिर मैं किया, 5 जून को पेपर हुआ, तो श्योर था कि हाँ गलती नहीं हुई, देखा 110 आ रहा, हम पे क्लियर है मामला। कट ऑफ से काफ़ी ऊपर थे आप। हाँ, अभी आया मार्कशीट तो 15 नंबर में ऊपर था कट ऑफ से, तो जनरल कट ऑफ से। तो मैं आगे शायद 5 जून 22-23 जून को, 17 दिन में, हाँ 22 जून को रिजल्ट आया था। तो मैं कहा कि उसमें मैं लखनऊ में था, थोड़ी फिनंशियल कंडीशन की, यहाँ दिल्ली में रहना थोड़ा महंगा था, तो मैं सोचा लखनऊ कुछ दिन के लिए शिफ्ट कर लूँ, तो कुछ दिन के लिए मैं वहाँ चला गया था। तो फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट लखनऊ में आया था जून में ही। तो मैं फिर देखा कि तैयारी यहाँ बढ़िया हो नहीं पाएगी। फिर मैं मेंटरशिप देखा दृष्टि का, तो मैं सोचा वहाँ जाने के 2-3 फ़ायदे हैं। पहले तो वो उसमें वही बच्चे हैं जो मेंस लिख रहे हैं। एक बार जरा विद्यार्थियों को आप बता दीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। जी जी, हाँ उसी में आ रहा था कि यहाँ जाने के जो फ़ायदे बताएंगे अभी खुद पता चल जाएगा। तो मैं कहा कि वहाँ पहले नंबर बच्चे मिल ये जाएंगे। कब जुड़े आप, ये कब की बात है? ये इसी 22 के प्रीलिम्स के बाद, रिजल्ट के बाद। तो मैं 19 जुलाई को यहाँ आ गया था। अच्छा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने में था। तो यहाँ आया तो यहाँ पर सब बच्चे वही थे जो मेंस लिख रहे थे, और साल भर यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था वो यहाँ पे थे। जी 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 जी, हाँ जो 22 का प्री और हिंदी मीडियम से क्लियर भी किए थे। हाँ। तो हिंदी मीडियम का एकदम जमावड़ा था कि अच्छा यही सब योद्धा हैं हिंदी मीडियम के, इन्हीं के साथ रह के सफल होना है। इन्हीं के साथ रह के सफल होना है, और इन्हीं में से ही कोई सफल होगा। तो लगवाया, तो बस कम से कम तो 350 का रिजल्ट था, बस 150 की क्राउड थी बच्चों, कुछ दोस्त भी बने 8-10। तो वहाँ आया तो यहाँ मैं देर भी हालांकि कर चुका था 10 दिन। तो यहाँ मैं देखा कि डेली आंसर आपको डेली टेस्ट हो रहा है, डेली टेस्ट हो रहा, किनारे रखा रहता था टेबल पे, तो आप वहाँ से कॉपी उठाइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये थोड़ा सा जिनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चे अपना प्री पास करके आए, तो कहीं से प्री निकाल के आए, तो यहाँ पर मेंटरशिप में उनको फुल सहयोग मिलेगा हर तरह से, हर तरीके से, लाइब्रेरी से लेके, मटेरियल से लेके, टेस्ट से लेके, गाइडेंस से लेके, सारा पूरे लाइब्रेरी, फुल एसी लाइब्रेरी थी, और 24 घंटे। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि आप जिसको पढ़ना हो 24 घंटे पढ़े, और मटेरियल वो टेस्ट लिखें आप। अच्छा, अगर कोई आपको किताब की ज़रूरत हो, कोई किताब प्रिंटेड नोट से कुछ, तो वहाँ पर एक गीता मैडम थी, तो उनसे आप कह दीजिए, तो मैं तो कह के था 2-3 किताब की ज़रूरत थी, वो मेरे टेबल पे खोज के पहुँचवा दी थी। तो उस योगदान को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जो कि मेरा पिछला मेंस निकला था, और इन योगदान को अगर हमारा आपकी मेंस निकलने में सहायता मिली, तो इससे बड़ी लाभ क्या हो सकता है। अगला चरण ना होने से होना, ये तो जमीन आसमान का फ़र्क है। और खूबसूरती बच्चों की, तो साथ में डिस्कशन होना, नोट्स मिलना, टेस्ट चेक हो के यार आप एनालाइज कर रहे हो, कंटेंट में कुछ कमी है तो आप तुरंत ही टेस्ट दो तो उत्तर मिलता था, आप मिला लो, तो बहुत लाभकारी रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अनुशासन भी एक बनता था इससे, पढ़ाई का अनुशासन भी बनता था। जाहिर सी बात है कि मैं 2 महीने मेंटरशिप से जुड़ा रहा। उस दौर में मैं 7 बजे आ जाता था लाइब्रेरी, 7 बजे सुबह आ जाता था, और रात को 9-10 बजे जाता था। तो रहता तो था ऐसे, तो सुबह का खाना फिर यहीं होता था। जाहिर सी बात है, 15 घंटे तो 10 घंटा पढ़ाई भी जाती थी, दोपहर में ही बगल में खा लेता था ऊपर, और 10 बजे रात को टिफ़िन आती थी। तो वहाँ तो यानी कि टाइम में बहुत दे सका, और ये टाइम वैसे संभव नहीं है कि आप अन्य जगह रह के। यहाँ माहौल भी था, फिर आप देख रहे हैं कि बगल में है, उसको भी मेंस देना है, वो भी बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, चेक होके आ रहा, पता चला वो ज़्यादा पा रहा, हम कम पा रहे हैं, हम कम पा रहे हैं ज़्यादा, तो ये भी चीज़ है। तो मैं अच्छे से ये प्रक्रिया चली बड़ी बेहतर, और टेस्ट उत्तर लेखन बेहतर होता गया, उनकी भी कॉपियाँ देख रहे हैं, वो भी मिल रही हैं। कि मैं टेस्ट पिछली बार कम टेस्ट लिखा था, और इसीलिए मेंस में नंबर इतने कम थे। अबकी टेस्ट में बहुत लिखा, यहाँ भी टेस्ट लिखा और अन्य जगह भी टेस्ट रिज्वाइन करके टेस्ट लिखा, बेहतर नंबर, और जाहिर सी बात है इसका लाभ मिला कि मैं 409 नंबर की पाया हूँ चारों जीएस में, जो माना जाता है कि अगर 400 प्लस आप पा रहे हैं तो। अच्छा, मुख्य परीक्षा में सफल होने का मतलब, जो अभी तक आपकी बातों से 2-3 चीजें समझ में आई, तो पढ़ाई तो करनी ही है, सिलेबस कवर करना है, लेकिन एक आपने जो बताया कि शॉर्ट नोट्स, और दूसरा आपने बताया टेस्ट, जितना हम उत्तर लेखन करेंगे उतना ही बेहतर होगा, इंप्रेसिव होता जाएगा एकदम। अच्छा, शॉर्ट नोट बनाने से है कि अंतिम समय में आप वही एकदम टू द पॉइंट लिख देंगे। अपना कोई व्यूज उसमें दे सकते थे, जैसे गाइड जो थे वहाँ पे आपके मेंटर थे, वो कुछ बताते थे कि उत्तर में क्या और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर जिन बच्चों को समस्या होती थी
हालांकि मैं भी एक बार मिला था, तो वो अपना दिखाते तो बताते थे, और चूंकि वो लोग खुद ही परीक्षा दिए हैं, विभिन्न चरणों तो पहुँचे हैं, तो सबसे बड़े गाइड वही हैं जो इस चरण से गुजरे हैं, तो उनको समझाते थे यहाँ कमी हो रही है, और तो वो बच्चे इंप्रूव करते थे। वहाँ से नहीं इंप्रूव कर पा रहे हो तो अपने दोस्तों की कॉपी देखो, कम से कम आपस उनसे में तो अच्छा करो। एक अच्छा डिस्कशन का भी माहौल हाँ, बन जाता था। एकदम। मैं बाहर निकलता था तो साथ के दोस्त मिलकर चर्चा भी करते थे। अच्छा, दोस्तों में अब तो चयनित भी हो गए हैं, डीपीआरओ हैं, चंदन जी एसडीएम हैं, ऐसे काफ़ी दोस्त सेट भी हो गए हैं। तो अपनी आंखों से ही देखे होंगे कि मेंटरशिप प्रोग्राम से कितने जी विद्यार्थी सफल हुए जी इस जी बार। जी, वो लोग साथ ही थे तो सफल हुए, वो तो लाभ मिला। लाभ मिलता है जब ठीक ठाक बच्चे मिल आपस में मिलके चर्चा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाभ मिलना तय है। और ऐसा भी नहीं होता कि एक अपने क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है तो दूसरे की भी उसके थ्रू हो रही है। हाँ, दोनों की एक दूसरे से हो रही है। उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अकेले रह के अकेले कहीं भाई करें, अब या तो इतना नॉलेज हो कि हम, और अगर नॉलेज होगा तो आप गलत करेंगे ही नहीं। कमी हमेशा तुलना से ही पता चलती है, बिल्कुल। नहीं तो कोई भी चीज़ छोटी बड़ी होती नहीं। एक चीज़ तो वो, उसके लिए अगर कोई इतना तो इतना खड़ा करो तब पता चलेगा हमारी क्षमता क्या है। तो फिर मेंस परीक्षा 15 सितंबर से होना था 2022। 9 सितंबर को लाइब्रेरी में था, फिर शाम को फ़ोन आया, लाइब्रेरी में ही मैं था। पता चला कि हमारे दादाजी, जो पिताजी के बाद में वह भी उसी आस में बैठे थे कि बेहतर करेगा, वही विश्वास था, वही प्रेरणा थी उनकी, और दुर्भाग्य से हमारे गांव के बगल सड़क दुर्घटना में ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अगेन मैं एक ट्रेजिडी में फंसा, फिर वही स्थिति आई टूटने की, लेकिन मैं फिर अपने आप को संभाला, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा था। लक्ष्य था कि दूसरों की सेवा ही लक्ष्य था, इसलिए मैं फिर खड़ा हो सका। आप स्वार्थ के बदौलत ज़्यादा दिन नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आपका स्वार्थ छिपा है, ऐसी स्थिति आने लगे तो आप रण छोड़ के भाग जाएंगे कि इससे क्या लेना देना जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं। फिर वही था कि अब निकले हैं, अब तो और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, हमारे परिवार की सुरक्षा हो ही, फिर लक्ष्य सामने थे। और सबसे बड़ी बात कि हमारी 7 दिन बाद मेंस की परीक्षा थी। तो मैं यहाँ से बस पे पकड़ा, लखनऊ गया, दिल्ली से मैं लखनऊ उस समय गया। फिर लोगों ने फिर मना किया कि जो तुम, अच्छा, इतने समय से आपने घर नहीं जा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, घर नहीं वही जा रहा। सिचुएशन, बस असुरक्षा वाली वही बात। वही सिचुएशन। तो दादाजी के देहांत में भी फिर आप? नहीं जा सका मैं उस दौरान भी, और लखनऊ गया, फिर रोल रोक दिए, बोले कि तुम जब झेलते ही आ रहे हो तब असफलता ही असधार बने, तो इसी को ही बनाओ अपने मौका। फिर रुका, 15 से था मेंस, पूरी ताकत से, ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी महाराज का हमेशा मैं उन्हीं के, कभी मैं आदमी के सामने नहीं रोया, ईश्वर के सामने मैं पूरी रात तो रोया, लेकिन आदमी के सामने नहीं। क्योंकि अगर कोई ताकत है, भले ही वह नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हमको जरूर संभालेगा। और यही सबसे बड़ा फायदा है कि आप अगर भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में हैं। कोई कहे कि अगर भगवान है तो कोई इतने गरीब क्यों हैं, तो इसका जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन आप गरीब हैं, अमीर बन सकते हैं, बस विश्वास करो और मेहनत करो। बगैर मेहनत से कुछ भी संभव नहीं है। आप भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हम भाग्य को भी बदल सकते हैं, कर्म में इतनी ताकत है। भरोसा रखें तो। क्योंकि भाग्य तो एक कल्पना है, ये ऐसा बनेगा। एक टापर कहे कि हमारा एक बाबा देखा था बचपन में, कहा था तुम कुछ नहीं बनोगे, और वो बोले कि देखो मैं IAS IPS हूँ पिछले साल में। तो मैं फिर विश्वास किया। 15 सितंबर से पेपर था, बारिश हो रहा था उस समय, तो वो एक रहते थे, संदीप भैया थे गांव के बगल के, तो वहाँ लखनऊ में रहते थे। तो वो हमको पेपर रोज़ कार से बैठा कर दिलाने ले जाते थे। मैं पेपर देकर निकलता, बहुत खुशी खुशी निकलता था। मुझे कभी भी मेरा हौसला नहीं टूटा। कि विश्वास बनाए रखने से क्या फायदा हुआ, जो आप इतना खुद पे विश्वास रखते हैं? यस, इसका यही फायदा हुआ कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन, विकृति नहीं आने पाएगी। अगर विश्वास है तो दक्षता अच्छी हो जाएगी। यस, एफिशिएंसी बड़ी होगी, पूरी समर्पण से करेंगे, उसमें गलती की संभावना नगण्य रहेगी। आप कुछ लिख रहे हो, परेशान है, तो पता चला लिख रहे थे और कुछ हो गया, हम कहाँ अपना 100% दे पाएंगे अगर अपने पे ही विश्वास नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो एक विद्यार्थी, एक एस्पिरेंट को करना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद पे विश्वास ही नहीं रख रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। इसलिए विश्वास हर वक्त अपने पास रखना जरूरी है। जी 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 जी, जाहिर सी बात है जी। कि आत्मविश्वास के बिना तो क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर कितने बड़े बड़े लोग केवल मोटिवेशन से निकले थे, भले 100 में 10 ही बचे हों, उन्हें विश्वास था और नई दुनिया पे कदम रखे भी।
वो विश्वास ही था जो कि पहले कितने लोग अंधविश्वास में फंसे थे कि समुद्र में उतरना पाप है, लेकिन कहते हैं कि वही आदमी सफल है जो खुद में विश्वास करके उतरे तो सही, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि समझ लो कि वो सर पे कफन बांध के उतर रहा है कि हो सके सच में वो मर जाए, लेकिन उतरना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कि, तभी लोग जान पाएंगे कि ये बात सही थी कि गलत। तो क्षेत्र में जाने के लिए, विश्वास के लिए त्याग बलिदान तो जरूरी ही जरूरी है। तुम्हारी माता जी कहती थी, हमारे पिताजी का जब हुआ था कि हमारे अवधि में, हालांकि वो बड़ी ही उनकी रुचि रही, बहुत छोटी थी, तो वो बहुश्रुत थी। बहुश्रुत मतलब कि जो सुनते थे उनके बहुत याद रहता था, अभी तक भी याद था। अच्छा। आल्हा उदल की कहानी, बिरहा, ये सब सुनाते थे। हम लोग चूल्हे के बगल बैठ के खाना वाना खाते थे, जो खाना लेट हो जाता था तो यही सुनाकर हम लोगों को बहला देती थी। तो आल्हा रुदल की कहानी, उनके पिताजी को मार दिया गया था, लेकिन वो लोग देखो बड़े हुए और अच्छा किए समाज के लिए। तो कहानियाँ वो सुनाते तो वही है कि उनके बाद में वही शेरनी की तरह खड़ी रहीं, ना केवल जो अपने शावक की रक्षा करती है बल्कि उनको आगे बढ़ने का मौका देती है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आ जाएं। तो उस स्थिति में हमारे लिए वही छत्र छाया बनकर खड़ी रहीं कि कब एक माता हमारे लिए जगत जननी बन जाए, वह समय की स्थिति वैसी थी। तो जब ऐसी प्रेरणा साथ में हो तो हम तो पीछे हट ही नहीं सकते हैं, चाहे सब कुछ दाव पे लगा ना सके। तो वो उनकी वही लाइन याद आती है कि आल्हा में ही है अवधि में कि पिता के खातिर सरवा बांधा सर कफनियाँ, कहानियाँ जिंदाबाद हो गई। कि बेटा तुमको अगर इतिहास बनाना है तो तुम इसको साकार करो। वो जिस दायित्व को लेकर आगे बढ़ रहे थे, समाज के लिए अपने आप की जान लगा दिए, तो तुम आगे बढ़ो, तुम भी समाज की सेवा करो। चुराता न्याय जो रण को, बुलाता भी वही है। तो असमान स्थिति अच्छे लोग नहीं क्रिएट करते हैं, गलत लोग जो न्याय को चुरा रहे हैं वही। और सही के पथ पे तो तुमको बलिदान देना ही पड़ेगा। अपोज, अधिकतर अपोज वहाँ होता है जहाँ आप सही का पक्ष ले रहे होते हैं। कहते हैं कि असमान स्थितियों में मौन रहना भी पाप है, उसे लगता है कि ये गलत के साथ में है। एक महाभोज हम लोग उपन्यास के सिलेबस में मनु भंडारी जी का बहुत बेहतरीन लाइन है बिंदा बिसु के बारे में, कि वह देखता है कि विशेषर की मृत्यु हो जाती है, मार देते हैं लोग, तो वो चुप नहीं बैठता है, कहता अगर जिंदा हो तो जिंदा रह, तुमको दिखना चाहिए तुम जिंदा हो। तो मैं फिर मेंस दिया, अच्छे से मेंस दिया, ईश्वर की कृपा से 6 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया, मेरा नाम आया, इंटरव्यू कॉल आ गया। इंटरव्यू कॉल आया, एक बेहतरीन खुशी हुई। मेरे दिमाग में एकदम ये नहीं था, मैं पहले बताया कि सफल होऊंगा असफल होऊंगा, कुछ नहीं था। मेरे मन में था कि एक बार यूपीएससी की पूरी यात्रा तो तय कर लें। मुझे बहुत खुशी थी, सफलता जितना मैं अभी खुश हूँ इसका आधा तो खुश था ही कि इंटरव्यू आ गया है, अब मैं इंटरव्यू दे लूँगा, हो ना हो अलग बात है, लेकिन मैं अन्य बच्चों को प्रेरित कर सकूँगा, बता सकूँगा कि इतने ही स्टेज है, इसके बाद स्टेज नहीं है, कि इंटरव्यू तक वहाँ स्टेज है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, भारत के सबसे ब्रिलियंट माइंड लोग बैठे होते हैं 5 लोग, और आपसे बात करते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, केवल आपको जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी उम्र में तुम हो क्या, तुम अपनी बातों से खुद को चुरा रहे हो क्या सच्चाई बता रहे हो। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो बनावटी उत्तर आपको रिजेक्ट करवा देगा, सिलेक्ट नहीं। एक खुशी थी क्योंकि मैं जब से जानने लगा यूपीएससी को, तब से चाहता था कि एक बार इंटरव्यू देने को मिल जाए भगवान बस। और सफलता है तो बाद की बात है कि देने को मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँगा कि पहली बार किसी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो भारत के भविष्य को बना रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो पहचान रहे हैं कि तुम में वो क्वालिटी है, यू आर वन ऑफ देम हु बिल्ड इंडिया खुद ग्रेट। को जानने का भी एक वक्त होता है कि मैं योग्य हूँ कि नहीं, आज पता ही चल जाए। उस स्थिति में पता भी चल जाता, तो बहुत खुशी हुई। फिर मैं दिल्ली आया, फिर कैसे तैयारी की? लाइब्रेरी में आया, इंटर्नशिप में मैं था ही। तो इंटरव्यू का प्रोग्राम भी होता है? हाँ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हालांकि अब तो बहुत जगह चलते हैं। तो क्योंकि पहला बार था तो जाहिर सी बात है, तो मैं बच्चों से कुछ डिस्कशन भी होता था, जो कि इंटरव्यू वही पढ़ा हुई है। हाँ। जानकारी को रिटर्न में लिखना मेंस है और ओरली डिलीवर करना इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में भाई उससे आगे की अवस्था ये है कि आपको सब देखते हैं, मेंटल कैलिबर कितना है, कितना सजग है, हाँ, कितना अपनी बातों पर दृढ़ है कि जिधर घुमा दूं उधर घूम जाएगा, ये सही, हाँ सर ये सही, वो सही, हाँ सर वो सही, अरे तो सही क्या। तो यही चेक करते हैं कि अपने स्टैंड पे एकदम क्लियर। तो कैसे इंटरव्यू गाइडेंस क्या था दृष्टि का? यहाँ पर बच्चे थे, बच्चों से चर्चा हो रही थी, हालांकि मैं 1 महीना था शायद यहाँ, मॉक इंटरव्यू भी लेट में था। तो यहाँ पर 3 मॉक इंटरव्यू शायद शेड्यूल्ड थे। अच्छा। 3, तो मैं 2 दिया था।
कैसा रहता है वहाँ पे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में? मॉक इंटरव्यू में एक बेहतर बात यह है कि आपको वो 10 दिन में तैयार नहीं करेंगे कि आप 190 और 200 पाओगे इतने दिन में, लेकिन वो बता देंगे कि कितना बेहतर और कर सकते हो, अभी आप क्या हो, क्योंकि एक एक नंबर मतलब 10-10 रैंक होता है। आपको वो परिस्थिति दे देंगे जिसमें आप अपने आप को कि जज डिलीवर कर सकें। सके। पहले नंबर की अब अभी तक आप बच्चों के बीच में बैठे थे, अब 5 सज्जन के बीच में बैठोगे जो बहुत अच्छे लोग हैं। विकास सर भी रहते हैं मॉक में। हाँ वो थे। तो मेरा 30 जनवरी को शायद हुआ था लास्ट मॉक। क्या क्या सजेशन थे उसमें, क्या क्या दे रहे थे? विकास है तो उसमें यह है कि आपको पहले तो ये मिल जाएगा कि आप उस समय में किस तरीके से बोले, हिचके बोले, घबराए तो वो बता देंगे कि आप थोड़ा सा अभी डर रहे हैं। ये तो सबसे पहली जानकारी यही है कि तो कॉन्फिडेंस आप जो नहीं बता रहे हैं अपने चेहरे से, वो क्या क्या पता चल रहा है? पता चला कभी। फिर आप अब जब 2-3 रहता है तो उसका फायदा होता है, अगले में उचक हो जाता है। तो फिर जानकारी के स्तर पे जो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे मैं ही तैयार कर रहा था तो मेरा जो स्कूलिंग था इंटर का उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी, तो मैं हालांकि हर शब्द कनेक्ट किया था उस समय, लेकिन ये भूल गया था उर्मिला। तो विकास सर पूछे भी कि भाई उर्मिला कोई कैरेक्टर है और उस पर रचना है साकेत, उस बारे में बताओ। तो मैंने शायद इनके जो लिखे हैं उस बारे में भूल गया था। तो मैं कहा कि हाँ ये भी एक पर्सपेक्टिव है। ऐसे अन्य जगह इंटरव्यू में ऐसे जानकारी मिलती है कहाँ आप छोड़ रहे हो। तो उनका प्रयास रहता है कि अगर इन दायरों से पूछा जाएगा तो एक लड़का बेहतर डिलीवरी करेगा और नंबर मिलने के चांस बिल्कुल बढ़ेंगे। और पीएससी के इंटरव्यू में क्या चाहिए होता है, पीएससी खुद ही लिखी है, आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक, सबसे बड़ी गुरु, सबसे बड़ी कोचिंग, और मैं कहूँगा आपको उस तक पहुँचने की सबसे बड़ी सीढ़ी यूपीएससी स्वयं है। वो खुद बता रही है। और जो बीच में जितने भी मिलेंगे आपको, नोट्स से लेकर कोचिंग तक या अन्य चीज, सब उसके सपोर्टर हैं, सपोर्टर सहायता कर रहे हैं वहां तक पहुंचो। आप अकेले भी वहां तय कर सकते हो, लेकिन आपको अगर जल्दी पहुंचना है तो इन सपोर्टर्स का भी सहायता ले लो, जल्दी सपोर्टर की एक बात है कि यहाँ पे एक सवाल बनता है कि आप तो तीनों ही चरण क्लियर कर चुके हैं जी। अनुभव आपने ले लिया तीनों स्तर पर, तीसरे अटेम्प्ट में लिया, 3 अटेम्प्ट भी लग गए, तो आपको ये भी अनुभव हुआ कि कहाँ पे गलतियां होती हैं। हाँ। अपनी गलतियों से सीखते रहे। जी जी। तो आपको लगभग सब कुछ पता है इस परीक्षा के बारे में, परीक्षा की तैयारी के बारे में। एक बहुत छोटा सवाल है विद्यार्थियों के मन में रहता है कि आईएएस बनने के लिए या यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए कोचिंग करना कितना फायदेमंद रहता है? ये आपका क्वेश्चन तो बड़ा हम कहेंगे सब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उत्तर तो यस और नो में होता है और सब्जेक्टिव में थोड़ी बातें और होती है। हम डायरेक्ट ना डिनाई कर सकता हूँ ना डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये है कि जैसा अभी मैंने पहले कहा भी कि इस क्षेत्र में आप खुद भी पहुँच सकते हैं, लेकिन मे भी यात्रा लंबी हो जाए। पहली, अगर आपके घर में दोस्त में कोई सिलेक्ट हुआ है तब आपकी राहें आसान हो जाएंगी, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि 6 लाख अपीयर हो रहे हैं, 700-800 हो रहे हैं, तो कितने के ज़्यादा पैसे आने वाले लोग हैं? तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी मेंटर की ही कमी है। तो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं ही जहाँ से आया हूँ इसलिए मुझे कोचिंग लेना पड़ा था, कोई नहीं था जानने वाला। तो अगर आपके परिचित में कोई नहीं है तो आपको लेना कोचिंग लाजमी हो जाता है कि ना केवल आप प्रोसेस समझ सकेंगे, अगर हम कहें तो आज कोचिंग थोड़ा सा कास्ट इफिशियंट हो गया है ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत हैं जो ठीक ठाक फिनेंशियल हम कहे पैसे में उपलब्ध करा रहे हैं। तो वही शिक्षा मिल जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो रहना खाना थोड़ा सा। हाँ, तो अब ऑनलाइन रहेंगे तो आपको बजट बहुत कम लगेगा और आपकी राहें आसान हो जाएगी। तो इस नज़रिए से कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय में जिस तरीके से ऑनलाइन है तो मैं कहूँगा कि बच्चे वैसे ही ले लेते हैं कि 15-20 हज़ार का कोई कोर्स है या 1 लाख का है तो सब बैठ के एक साथ में देख लिए, सुलभ है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब चैनल की ही बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो करंट अफेयर हैं या बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी उपलब्ध रहती हैं, और ऑनलाइन कोर्स भी बड़े आजकल सस्ते आ गए, या हाइब्रिड कोर्स भी चल गए हैं कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑफलाइन। अब कैसे हाइब्रिड आप कहेंगे कि ऑनलाइन आप पढ़ लीजिए, अच्छा कहीं से पढ़िए, किसी कोचिंग से पढ़िए, फिर आप निकालिए हिंदी माध्यम से। आपका ये संस्थान दृष्टि में, मैं तो खुद 2-3 महीना था यहाँ पर, मेंटरशिप में तो आपको इंटरव्यू तक वो पहुँचा ही देंगे। तो आपको निकालना है, ये सबसे पहले आप फिर निकाल लीजिए, कहीं से निकाल लीजिए। तो बच्चे खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे करें जी, और उनका कैसा है फिनेंशियल सपोर्ट। अब हम लोग जिस परिवार से आते हैं वहाँ काफ़ी मायने रखता। मैं अगर बताऊँ तो मेरी कोचिंग करने के लिए जब इलाहाबाद से जा रहा था तो मेरे पिताजी उस समय मेरे यहाँ जो गेहूं की जो फसल हुई थी जितनी 40-50 कुंटल, वो सब वो बेच दिए थे। तो किस काम के लिए? मेरी ये कोचिंग की फीस जमा करने के लिए। पूरी की पूरी फसल बेच दिए सिर्फ कोचिंग के लिए? 1,25,000 शायद उस समय कोचिंग की फीस थी।
तो हम लोगों की रहती है, लेकिन हाँ चलना है तो उनका इतना सामाजिक पूंजी थी कि लोग सहायता करने वाले थे कि वो हमेशा मदद करने तैयार होते थे। हमारे चाचा थे धर्मेंद्र यादव, इस समय दुबई में रहते हैं, तो पिताजी उनको भेजे थे, बहुत लोगों को ऐसे सहायता करके भेजे थे, तो खुद ही वो 40-50 हज़ार भेजे। जो जिस स्तर पे सक्षम है अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी हाँ, करे, तो ऑनलाइन इसीलिए ऑफलाइन या जिस प्रकार से। आराम में प्रेशर दिल्ली आ सकता है तो दिल्ली आए, दिल्ली आए। प्रयागराज या किसी दूसरे शहर से, या तो फिर जाए घर बैठे। जी, क्योंकि इसलिए कहूँगा कि तब ऑफलाइन था तो थोड़ी कठिन थी, क्योंकि जितना आप कोचिंग का देंगे उससे ज़्यादा दिल्ली में रहने लग जाएगा। और आज एक सवाल और, अभी चूंकि दृष्टि की बात हो रही है तो वहाँ पे विकास सर को आप पहली बार कब जाने, या उनसे किस तरह से आप जुड़े, आप उनसे कैसे गाइड अपने आप को कर पाए? जी, विकास देवकीर्ति सर आज तो सभी जानते हैं, और मैं इनको पहली बार इलाहाबाद में था, मोबाइल में ही देखा था। तैयारी कर रहे थे तब, तब या तैयारी के चरण में आप हाँ, नहीं आए तैयारी थे? के चरण में मैं था, मतलब वही कुछ ही देख रहा था, मन बना रहे थे। यूनिवर्सिटी, हाँ मन बना रहा, तो देखा था कि थोड़ा था वीडियो आ रहा, तो उनके पर्सनालिटी से मैं प्रभावित हुआ था कि कुछ विशेषज्ञ होते हैं, कुछ बहुज्ञ होते हैं, क्योंकि सर हर चीज़ों को सामान्य तरीके से जानते हैं, डिलीवर करते हैं। ऐसी क्वालिटी हम लोगों को अपने अंदर लानी चाहिए। तो मैं प्रयास करता था कि कितना सरल तरीके से किसी को बताया जाए, इसलिए मैं बच्चों से बात करता था तो बड़ा देर देर तक बात करता था, उनको समझाता था, और समझाने के नहीं कि जबरन। एक इंटरव्यू में हमसे पूछा भी गया कि जबरन तो नहीं किसी कान में भरते हो? हम कहे नहीं सर, उनकी रुचि रहती है तो हमको सुनते हैं देर तक, जब बांधने वाला काम नहीं है। आकर्षण आपकी सुगंध से लोग खींच के आते हैं, जबरन कोई खड़ा करेगा तो चाटा मार के घुमा देगा। तो उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हुआ। फिर अब हम कहें अपनी तैयारी में योगदान तो हिंदी साहित्य जो हम लोग ले रहे हैं, तो मैं उन्हीं का योगदान है कि उन्हीं के नोट्स से सारी तैयारी उन्हीं का हुई। नोट्स रहा, तो उन्हीं का नोट्स मैं बच्चों से लिया प्लस और उसके तैयारी अलावा किया। और कैसे व्यक्तित्व में या तो तैयारी के स्तर पे कहाँ पे मदद रही? और हम कहें कि ऑप्शनल 500 नंबर का है, यही मददगार सबसे बड़ा। अब इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनका सुझाव वो भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो हर चरण में, और अपने आप को मोटिवेट रखें, वो तो अपन बहुत प्लेटफॉर्म पे आते भी हैं तो मोटिवेशन करते हैं, वो भी तैयारी का ही उतना ही चरण है। कुछ होते हैं कि आपके हम कहें कि एक होता है कि सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, एक होता है कि मटेरियल नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस बना रहा है, पर्सनालिटी में इम्प्रूव कर रहा है, और ये भी उसका अंग है, और ये उस दिन पता चलता है जब आपका इंटरव्यू रहता है। तो 7 फरवरी 2023 को मेरा इंटरव्यू रहा, तो इंटरव्यू में वही कॉन्फिडेंस दिखा, और हम जितना मैं नेचुरल हो पाया, वहाँ पर कोई दबाव नहीं, एकदम फ्री। समझिए हमारे से कितने श्रेष्ठ लोग बैठे हैं और मैं कितने दूर का एक लड़का हूँ, लेकिन वहाँ ये फीलिंग एकदम ना आए कि मैं गरीब हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, ऐसा हूँ, इसलिए वो ऐसी रुचि बनाएंगे। लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं उनको बहुत अव्वल मानता हूँ पूरे भारतवर्ष में। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं कि वो जरूर पहचान लेंगे कि ये बच्चा रियल में क्या हो, ज़िंदगी जी चुके हैं आपकी 2-3 पीढ़ियाँ, और सौभाग्य से हमको 190 नंबर भी मिले। अच्छा, एक थोड़ा कड़वा सवाल है, ये किसे तैयारी नहीं करनी चाहिए? ये जवाब देना बड़ा कठिन भी है, जैसा आपने कहा भी कि अगर आप किसी को कहा दो कहेंगे अच्छा तो नहीं करनी चाहिए, तुम काहे कर लिए। जाहिर सी बात है, और जाहिर से ये भी बात सही है कि भाई 10 लाख फार्म भर देते हैं, 6 लाख देते हैं। अब सोचिए 3 लाख तो नहीं करनी चाहिए, वो 3 खुद ही निकल गए, तो झूठे भरे थे फॉर्म। तो स्टेटस के लिए अपीयर होते हैं कि प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ गया है यूपीएससी का, इस चक्कर में कितने बच्चे हैं कि इसे देख के कि वो कर रहा तो मैं क्यों नहीं। ये नहीं, ये तो चीज़ें क्या भावना होनी चाहिए, किसे करनी चाहिए? उनको नहीं कर। अब हम आपके क्वेश्चन पे आए, तो तैयारी तो उनको एकदम नहीं करनी चाहिए कि जो साधारण चीज़ों पर भी अपना व्यू नहीं बना सकते हैं। मैं कुछ एस्पिरेंट से, कुछ दोस्तों से मिला, मैं बहुत कोरोना काल में ही, क्योंकि कोरोना ऐसी स्थिति थी कि सबके जीवन को बदल दी, पूरा भारतवर्ष एक तरीके से लॉकड हो गया। अब अनुभव बहुत श्रेष्ठ, सब जान रहे थे कि क्या क्या कमी हो रही थी। तो मैं कुछ बच्चों से पूछा भी, अच्छा बताओ इसमें क्या कमी हुई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सबसे पूछा कि तुमको क्या लगता है क्या। अब वो कह रहे हैं लॉकडाउन लग गया और क्या हो गई, पूरा चीज़ें खराब हो गई। क्या खराब हो गई, खराब क्या हुई, टू द पॉइंट बता। टू द पॉइंट। कुछ नहीं, काहे कर रहे हो भैया। और अच्छा वो भी तैयारी कर रहे हैं, काहे कर रहे हो, कि बहुत मास्टर लोग नहीं चाहिए कि हर विषय के। आप अगर इकोनॉमिक्स का मास्टर हो तो ज्योग्राफी कैसे लिखोगे। अब मैं अगर कहूँ एक तुलना करके, तो उसको चाहिए जनरल फिजिशियन। जैसे एमडी होते हैं कि कोई भी आपको रोग है वो दवा लिख देंगे, अच्छा पेट दर्द, सर बाल नहीं जम रहा, वो। एक होते हैं कि स्पेशलिस्ट दिखाना तो जाओ ईएनटी, अगर अन्य कहीं जगह प्रॉब्लम तो पीडियाट्रिक में जाओ।
अन्य पेट में दिक्कत है, अन्य जगह जाओ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ बहुत हैं, तो उसको चाहिए जनरल फिजिशियन। क्योंकि भारत सरकार को ऐसे ऑफिसर चाहिए, एक डीएम या एसपी, हमारे जितने सिविल सर्वेंट हैं वो सब समस्या देख रहे हैं। और विशिष्ट चीज़ों के लिए तो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, इसरो है, डीआरडीओ है, अब तो हम लैट्रिन से विशेषज्ञ ले रहे हैं, तो उसकी मांग भी समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि यूपीएससी सब कुछ है, वही शिक्षक है। अब बच्चे कहते हैं कि 100 क्वेश्चन प्री में आते हैं, भैया 30 भी नहीं सही होते हैं। हम कह रहे इतना तो नहीं होगा, ये कि 40-45 तो हो जाएंगे ठीक से। फिर अन्य जो अनएक्सपेक्टेड आएंगे वो वास्तव में क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन साथ साथ बता रहे हैं कि जब रियल लाइफ में ऑफिसर बन के जाओगे तो अनएक्सपेक्टेड भी आएंगे घटनाएं। आप खुद कहोगे कि ये घटना तो नहीं देखा था। अब सोचो, एज एसपी, एज ए डीएम, एज ए IRS ऑफिसर, आप वो नहीं देखे थे घटना, लेकिन सॉल्व तो आप ही को करना है ना। उसका अनुभव है, सारी परीक्षाएं आपके वास्तविक कार्यकाल का अनुभव रहेंगी कि यूपीएससी वही बता रहा कि ऐसे जूझोगे बेटा तुम लोग, ऐसे आएगा कि कुछ नहीं पता रहेगा, लेकिन करना आपको ही है। तो मैं वही समझ, मैं हमेशा यूपीएससी पूरे एग्जाम को रियल लाइफ से जोड़ता था, उसको प्रैक्टिकल तरीके से देखता था। अच्छा, एक बात यह है कि जैसे सिलेक्शन आप देख रहे हैं कि अभी पिछले 2-3 साल से लगातार हिंदी मीडियम के बढ़ रहे हैं जी। तो ये जो सिलेक्शन हिंदी मीडियम के बढ़ते जा रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके लिए तो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानूंगा कि कैंडिडेट जो सफल हो रहे हैं। एट लास्ट आप हो वही, आप ही सिलेक्ट हो रहे हो, तभी आपको काउंट किया जा रहा है। आप अपनी बदौलत सिलेक्ट हो रहे हो, तो पहले तो मैं उनको ही बधाई दूंगा और उन्हीं को समझूंगा, उनकी मेहनत को। और दूसरी सबसे प्रमुख बात कि कंटेंट के स्तर पर अब उपलब्धता बढ़ रही है, जो चीज़ इंग्लिश में हिंदी में आ रहे हैं। और इसीलिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अब शायद 50+ में भी पहुंच गए हैं। हालांकि अभी 5% है, लेकिन उत्साहजनक आंकड़ा रहा। जिस तरीके से हम लगातार गिर रहे थे, तो चूंकि बच्चों ने ही ठाना है, पहले नंबर आप ठानोगे तब कोई संस्थान, कोई भी चीज़ तब आपके साथ करेगी। सोचना आपको है, बढ़ना आपको है, फिर सहायक तो बहुत लोग हैं, सहायता करेंगे। गाइडेंस और सुविधाओं को लेवल पे भी कुछ बदलाव हुआ है। यस, वही मैं आपको जिक्र किया ना कि अब कैसे आप प्रीलिम्स निकाल के आओ, मेंस में सब मिल रहा है, सब जगह लाइब्रेरी मिल रही है, मेंटरशिप में कॉपी शॉप हो रही है, सब चीज़ मिल रही है। तो यानी कि अब हर स्तर पे मोटिवेशन मिल रहा, बच्चे टूट रहे हैं, तो इस नज़रिए से सहयोग मिल रहा। तो हिंदी का रिजल्ट हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि बेहतर ज़रूर आएगा। और इसको लेकर कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह कोई ना पाले कि इस मीडियम के एक ऐसे, मैं एक उसका एक एग्जाम्पल तो छोटा सा यूँ ही, अगर हम बच्चों के मनोबल में एक छोटा भी योगदान कर सकूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ। कि शुरू सोचता था ये बैरियर तो नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं, अगर मेरा गलती नहीं होता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही कर देता, और फर्स्ट में गलतियाँ हुई, सेकंड में सौभाग्य से मैं यहाँ पहुँचा। तो आज स्थिति सकारात्मक हुई है, जाहिर सी बात है। और उम्मीद करेंगे कि हमारे जो देखने वाले या हमारे जो जूनियर एस्पिरेंट हैं, और हमारे कुछ दिन में जूनियर ऑफिसर भी बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ठाना भी है कि हम रिजल्ट जरूर सुधारेंगे। तो देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ चाह होगी अब वहाँ वहाँ राह होगी। इसी उम्मीद के साथ में कि और लोग भी हिंदी मीडियम से सेलेक्ट होंगे और विद्यार्थी सफल होंगे, IAS IPS या अपने मन का जो भी पद है वह प्राप्त कर सकेंगे, सिविल सर्विस में आ सकेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपर के साथ में। बहुत अच्छा लगा बजरंग जी आपके साथ मिलके, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।